जब मोटा मोटा खर्चा आएगा आपको गाड़ी का, सबसे वर्स्ट डिसीजन है कि 1 लीटर टीएसआई ले या 1.5 लीटर टीएसआई ले। फिर हर साल हजारों लोग क्यों इन्हें खरीदते हैं? अगर आप इंडिया में किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड या मैकेनिक से पूछ लो कि फोक्स वैगन या स्कोडा लेनी चाहिए या नहीं, तो अक्सर जवाब मिलता है भाई मत ले, रीसेल नहीं मिलेगी, पार्ट्स महंगे हैं, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। और कुछ लोग तो सीधा बोल देते हैं कि एक बार VW की कार ले ली तो मतलब आपको भाई सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये कार्स इतनी बुरी हैं तो फिर हर साल हजारों लोग क्यों इन्हें खरीदते हैं? क्यों हाईवे पर आप लोग को इसके ओनर्स इतने सेटिस्फाइड मिलते हैं? और क्यों बहुत सारे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स आज भी टाइगून, वर्चस, कोशाक और सलाविया को सेगमेंट की बेस्ट ड्राइविंग कार्स बोलते हैं? आज की वीडियो में हम आपको एकदम क्लियरली, इमोशनल नहीं, एकदम प्रैक्टिकल आंसर देने वाले हैं। और वीडियो खत्म होते ही आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या मिडिल क्लास को फोक्स वैगन या स्कोडा लेनी चाहिए। सेकंड, न्यू कार लेनी चाहिए या यूज्ड कार लेनी चाहिए? 1.0 टीएसआई लेना चाहिए या 1.5 टीएसआई लेना चाहिए? रीसेल का सच क्या है? और 2026-27 के हाइब्रिड्स और ईवी के ज़माने में क्या VW और स्कोडा की कार्स का फ्यूचर है? तो गाइज ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लाखों रुपए बचा दे और आपको एक सही डिसीजन लेने में सहायता करे। यही काम है यहाँ पर मेरा ABC ऑटोमोटिव पे, जहाँ पर मैं हूँ ऋषि, और हर वीडियो कोशिश करता है कि लेकर आए आपकी ज़िंदगी में खुशी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। लोग पूछते हैं कि VW और स्कोडा अच्छी कार्स हैं क्या? तो मैं कहता हूं कि यार ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये है कि क्या मैं VW और स्कोडा के लिए सही ओनर हूं क्या? डिफरेंस समझिए। देखो, कुछ लोग है ना रॉयल एनफील्ड लेके खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होंडा एक्टिवा में भी खुश रहते हैं। क्या इसका मतलब रॉयल एनफील्ड बुरी गाड़ी है? नहीं। ओनर्स अलग हैं, दोनों के नीड्स अलग हैं। एग्जैक्टली वैसे ही VW और स्कोडा भी यही हैं। प्रॉब्लम कार में कम होती है, मिसमैच ओनर और एक्सपेक्टेशन में ज्यादा होता है। ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है। आप इस पॉइंट से अग्री करते हैं या आपका क्या ओपिनियन है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं हम कि भाई इंडियन बायर्स जनरली कार को कैसे देखते हैं। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुत लोग के लिए कार एक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। उन लोग के लिए कार मतलब एक इन्वेस्टमेंट है। कैसे इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि उनको कार से चाहिए एक, पहला माइलेज, दूसरा सस्ती मेंटेनेंस, फिर तीसरा स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू होनी चाहिए, चौथा हर गली में आपको अपनी गाड़ी के मैकेनिक्स मिलने चाहिए ताकि जब उसकी वारंटी एक्सपायर हो, कभी आपको कहीं काम कराने का मन है तो आप करा सकते हो। और इसीलिए जो इंडिया में मारुति और टोयोटा के जो गाड़ियां हैं, इनका रीसेल स्ट्रांग रहता है, क्योंकि भाई बायर्स को कॉन्फिडेंस है कि आज बेचो कल बायर मिल जाएगा, आज सर्विस कराओ हर शहर में वर्कशॉप इसका मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर जब आप VW और स्कोडा में प्रॉब्लम है कि लोग गाड़ियों को ब्रांड से जज करते हैं। मतलब पुराने DSG की जो स्टोरीज हैं मार्केट में काफ़ी फैल रही हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़े हैं, या फिर पुरानी जो एक्सपेंसिव मेंटेनेंस की स्टोरीज है, वो लोगों को लगता है आज भी वही एक, उन्होंने एक धारणा बना ली है और उन्हें लगता है यही आज भी चलता आ रहा है। पुरानी सर्विस का इश्यूज है और उन्हीं एक्सपीरियंस को आज तक ये सभी लोग कैरी करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस ब्रांड की गाड़ियां अच्छी होने के बावजूद भी इंडियन मार्केट्स में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करूंगा, जो कि है इस गाड़ी का रीसेल वैल्यू। ठीक है, सब बोलते हैं कि यार VW का रीसेल खराब है। मैं बोलता हूं कि कितना खराब है। एग्जाम्पल लेते हैं, कार ए, ठीक है, 15 लाख में खरीदी, 6 साल बाद वो आप लोग की गाड़ी 9 लाख में बिक गई। ठीक है, लॉस कितना हुआ आपको? 6 लाख का। उसी तरह कार बी 15 लाख में खरीदी, 6 साल बाद 7 लाख में बेची, लॉस कितना हुआ? 8 लाख। डिफरेंस कितना हुआ? सिर्फ 2 लाख का। 6 साल में मतलब 72 मंथ्स में, मतलब लगभग 2800 रुपए पर मंथ। अब सवाल आता है, क्या आप 2800 रुपये पर मंथ बचाने के लिए 6 साल तक ऐसी कार चलाना चाहेंगे जो आपको उतनी पसंद ही नहीं है? यही कैलकुलेशन लोग नहीं करते हैं। मैं सीधा बोलूंगा कि अगर आपको VW और स्कोडा चाहिए तो आप मत लीजिए। ठीक है, आपका बजट अगर ऑलरेडी स्ट्रेच हो रहा है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि बजट स्ट्रेच हो रहा है। अगर आप लोग का इमरजेंसी फंड है ही नहीं आपके पास में, रीसेल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अनएक्सपेक्टेड 50,000 का बिल आपको अगर टेंशन देने वाला है, तो आप हर 3 साल में कार बदलते हो, या फिर अगर आप ऐसे बायर हो जो टोयोटा, मारुति, होंडा, होंडई या टाटा, ये सब आपको ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन लगते हैं, तो आप लोगों को VW स्कोडा की गाड़ियों में हाथ डालना ही नहीं चाहिए।
कितनी भी अच्छी गाड़ी, और बिल्कुल भी गलती से भी इस गाड़ियों की टेस्ट राइड मत ले लेना, क्योंकि टेस्ट ड्राइव अगर आपने एक बार ले ली तो इतना रिफाइंड इंजन, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होता है कि आप इनको फिर मना नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रखना कि इन शोरूम के आसपास मत भटकना, अगर आप जो मैंने अभी ऊपर बताया अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो एक्चुअली अब सवाल ये आता है कि किसको VW और स्कोडा की गाड़ियां लेनी चाहिए। आप अगर डेफिनेटली इन गाड़ियों को कंसिडर कर सकते हो अगर आप 7 से 10 साल गाड़ियां रखने वाले हो, क्योंकि इनके भाई पेंट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, इंजन बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है तो उनकी सभी गाड़ियां भाई एकदम फुल हाईवे पे सेफ्टी एकदम आपको बढ़िया प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हाईवे पे ज़्यादा ड्राइव करने वाले हो, आप ड्राइविंग को एंजॉय करना चाहते हो, आप एक ऐसे पर्सन हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि स्टेयरिंग जब मेरे हाथ में आए, जब मैं पंजा दबाऊं एक्सेलेटर पर, तब फिर मज़ा आना चाहिए। तो अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो, अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस करवाते हो गाड़ी को, वो जो मारो डिक्रो वाली फीलिंग है गाड़ी की, अगर आप ऐसे टाइप से आप गाड़ी रखना चाहते हो, और अगर आप एक अच्छा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस चाहते हो, और ऑफ कोर्स आप टीयर 1 सिटी में रहते हो, बिकॉज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में बहुत मुश्किल है इनके अच्छे एक्सपीरियंस मैकेनिक रहने वाले, तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हो, आप ऐसे बायर हो, तो जनरली आप लोगों को जो VW और फोक्स वैगन की गाड़ियों का एक्सपीरियंस है ये काफ़ी रिवॉर्डिंग लगने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेकेंड हैंड इन गाड़ियों को लेना चाहिए या नहीं। जो VW और स्कोडा की गाड़ी है आपको अच्छे प्राइस में मिल रही है, तो भाई यही सबसे डेंजरस बात है कि यूज्ड VW और स्कोडा, यहां पर आप लोग को एक गोल्डन रूल समझना पड़ेगा। आप कार नहीं खरीद रहे हो, आप प्रीवियस ओनर की हैबिट्स खरीद रहे हो। ये लाइन को याद रखना। एक 5 साल पुरानी VW अगर प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो वो एक अमेजिंग डील बन सकती है आपके लिए, लेकिन वहीं पर अगर एक निग्लेक्टेड बुरी तरह से चलाई हुई VW या स्कोडा की गाड़ी आपने ले ली तो भाई आपकी सेविंग्स खा सकती है। क्योंकि यूज्ड VW कभी भी चीप प्राइस देकर नहीं मत खरीद लेना, क्योंकि इसका सर्विस हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। इसका PDI करवा लेना भाई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन गाड़ी का करवा लेना, एक्सीडेंट हिस्ट्री चेक करा लेना, रिकॉर्ड्स चेक करा लेना, तभी आप डिसीजन लेना। क्योंकि जब मोटा मोटा खर्चा आएगा आपको गाड़ी का, आपने तो अपफ्रंट दे दिया ठीक ठाक दाम, उसके बाद में जो मोटा खर्चा है उसमें आप EMI नहीं करा सकते हो, उसमें आपको तुरंत पैसा देके गाड़ी बनवानी पड़ेगी, वरना गाड़ी खड़ी रहेगी। और गाड़ी लेकर खड़ी रखना सबसे वर्स्ट डिसीजन, इसमें हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ऊपर आई बटन में एक बार देख लेना कि कौन सी गाड़ी अगर आप यूज कम करते हो तो आपको लेनी चाहिए, कौन सा मंथ आपके लिए सही है गाड़ी लेने के लिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इनको जरूर देखिए। और अब हम आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे कि 1 लीटर TSI ले या 1.5 लीटर TSI ले। सच बताऊं तो 90% बायर्स को 1.0 TSI ही लेना चाहिए। हाँ मैंने सही बोला। क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादातर लॉजिक क्या है कि अगर आप मुंबई की ट्रैफिक में हो, दिल्ली की ट्रैफिक में हो, पुणे के ट्रैफिक में हो, बैंगलोर के ट्रैफिक में हो, तो रोज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आपकी गाड़ी चलने वाली है, तो 150 हॉर्स पावर का करोगे क्या? 1.0 TSI ऑलरेडी इनफ पावर देती है, एक्सीलेंट टॉर्क है इनकी गाड़ियों का, हाईवे पर भी कंफर्टेबली आपको चलाने का एक्सपीरियंस देने वाली है। 1.5 TSI तब लो जब आप एक सचमुच एंथुसियास्ट हो, फ्रीक्वेंटली आप हाईवे पे जाने वाले हो, आपको पावर बहुत ज़्यादा पसंद है गाड़ियों का, आप बहुत अप्रिशिएट करते हो, जो जर्मन इंजीनियरिंग है आप उसकी तारीफ करते हो, आपको बहुत अच्छी लगती है। आप एक प्रीमियम कस्टमर हो कि आपको अंदर गाड़ी का प्रीमियम फील चाहिए, आपको एक्सपीरियंस करना है, तभी आप 1.5 पे जाए, वरना 1.0 TSI एक स्वीट स्पॉट है इन गाड़ियों के लिए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट एंगल पे बात करते हैं। आशा करता हूं गाइज आप लोग को अब तक वीडियो में मजा आ रहा है, काफी कुछ सीखने मिल रहा है, एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना अप्रिसिएशन जरा दिखा दें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लेकर आने का, ताकि आप लोग को हम मदद कर पाएं आपके कार बाइंग डिसीजन में। और अगर आप मुंबई में रहते हो, न्यू कार आपने खरीद ली है, तो आप मुझे बुला सकते हो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने के लिए। प्रोफेशनल PDI हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये बात याद रखिए कि 500 1000 1500 रुपए में अगर आपको कोई PDI करा रहा है तो वो PDI नहीं है, वो बस जनरली चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि जो पर्सन PDI कर रहा है वो कितना प्रोफेशनल है, और तभी आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए आपको एक सही पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और 2026-27 में मार्केट चेंज हो रहा है। आप लोग ने अब देखा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। इंडिया अब EV अडॉप्ट करना रैपिडली शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हाइब्रिड की सेल्स अग्रेसिवली बढ़ रही है। रीसेंट इंडस्ट्री का जो डेटा है वो अभी ये दिखाता है कि हाइब्रिड की सेल्स बहुत ही शार्पली बढ़ी है 2025 में। वाइल अब अगर आप वहीं पर
ईवी की बात करो तो ईवी अडॉप्शन भी एक्सेलरेट हुआ है सिग्निफिकेंटली, क्योंकि पेट्रोल का कॉस्ट कंसर्निंग है। बहुत ज़्यादा लोगों को इशू आ रहा है कि रनिंग कॉस्ट नहीं इसको कवर कर पा रहे हैं, और बायर्स ऑल्टरनेटिव एक्शंस ढूंढ रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव क्या है। और पेट्रोल और डीजल के लिए तो या तो सीएनजी वगैरह है, या तो फिर आप इलेक्ट्रिक और ईवी में जा सकते हो। तो ऐसे में क्या इसका ये मतलब है कि पेट्रोल कार्स खत्म हो रही हैं? रियलिटी क्या है भाई? ईवी सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, हाइब्रिड सबके बजट में नहीं है, और लाखों बायर्स अभी भी पेट्रोल की गाड़ियां खरीद रहे हैं। हम लोग लगातार हर महीने काफ़ी सारी पीडीआई करने में जाता रहता हूं, तो मुझे पता है लोग अभी भी पेट्रोल की गाड़ियां खरीद रहे हैं। इसीलिए VW और स्कोडा के 1.0 TSI और 1.5 TSI प्रोडक्ट्स अभी भी रेलेवेंट है। लेकिन फ्यूचर में बायर्स रनिंग कॉस्ट को पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसीलिए परचेज डिसीजन इमोशनल नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। थोड़ा अपना दिमाग लगा लेना, अपना रनिंग देख लेना, और बाकी आप हमारे चैनल पर और वीडियोस देख लीजिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी गाड़ी को आपको कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछते हो तो सर VW और स्कोडा की गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब है गलत बायर्स के लिए बिल्कुल मत लो, सही बायर्स के लिए आंख बंद करके कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि VW स्कोडा प्रॉब्लम नहीं है, गलत एक्सपेक्टेशंस आपके प्रॉब्लम है। और याद रखिए, न्यू VW और स्कोडा खरीदना कार का डिसीजन है, लेकिन यूज VW और स्कोडा खरीदना एक प्रीवियस ओनर का डिसीजन है जिसको आप ले रहे हो। ये लाइन समझ गए तो आप कभी भी गलत VW और स्कोडा की गाड़ी नहीं खरीदने वाले हैं। आपका एक्सपीरियंस VW और स्कोडा के साथ कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। और आपके कमेंट से कई लोगों का भला होगा, कई लोग उसको रेफर करके आपके एक्सपीरियंस से सीखेंगे, समझेंगे। और अगर आप अपनी नेक्स्ट कार शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो कमेंट में अपना मॉडल, अपना बजट जरूर लिखिए। मैं पर्सनली बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए कौन सी कार सही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट ऑटोमोटिव के डीप डाइव वीडियो में। जय हिंद।